हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि एज ए टीचर कि आपको क्वेश्चनिंग कैसे करनी है और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे करता है एक बच्चा। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं द कॉग्निटिव स्टेयरकेस, संज्ञानात्मक सीढ़ी, अर्थात कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो उन्हीं स्टेप को एक एक करके आज हम पढ़ेंगे। बिल्डिंग थिंकिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर थिंकिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर कैसे आती है। द पावर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ये सभी आप समझते होंगे। एज ए टीचर के लिए भी आवश्यक है कि बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी। तो क्वेश्चन के पूछने के रीजंस क्या होते हैं? क्वेश्चन डेवलप थिंकिंग, नॉट जस्ट मेमोरी। क्वेश्चन जो है वो थिंकिंग को डेवलप करता है, ना केवल मेमोरी बनाता है, केवल रटवाता नहीं है चीजों को, बल्कि बच्चा उस क्वेश्चन के बारे में या फिर उस टॉपिक के बारे में डिटेल से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो चेक प्रायर नॉलेज, पिछली नॉलेज, बच्चे को पहले कितनी नॉलेज है उसके बारे में पूछना या फिर उसके बारे में भी पता लग जाता है जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन, बच्चा पार्टिसिपेट भी करेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एंगेज रहेगा पूरे पूरे टॉपिक में। एंड एंकरेज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी बच्चे के अंदर आएगी, बच्चा और ज्यादा उसके बारे में और ज्यादा सीखने के लिए उतावला रहेगा। इंप्रूव रीजनिंग, रीजनिंग भी इंप्रूव होगी, बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट करेगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट करेगा बच्चा। एंड प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग करेगा बच्चा, मतलब उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेगा और टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो वो बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इससे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होती है। तो दो तरीके के क्वेश्चन है, क्लोज्ड और ओपन। क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन किन किन तरीके के क्वेश्चन पूछे एज ए टीचर, हम कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। टाइप टाइप सबसे पहला टाइप है जिसमें ये बॉक्स दिखाया गया है, ये क्लोज्ड है, जो कि जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें कैपिटल ऑफ इंडिया वन लाइनर आंसर पूछा बच्चे से, बच्चा इसमें एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, तो कुछ ज्यादा सोच ही नहीं सकता। इसमें पूछा, इसका पर्पज है मेनली चेक फैक्चुअल नॉलेज, बच्चे को फैक्चुअल नॉलेज है या नहीं, बच्चे को ये सभी चीजें पता है या नहीं पता है, केवल इसी की जांच हो सकती है इन तरीके के क्वेश्चन से, क्लोज्ड क्वेश्चन से। एंड ओपन क्वेश्चन होते हैं, मैनी पॉसिबल आंसर्स होते हैं जिसके। तो हमें बेसिकली इन तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं एग्जाम्स में, सीटेट, एचटेट या अदर टीचिंग एग्जाम्स में इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप कौन से तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पूछोगे। तो ओपन क्वेश्चन पूछोगे ताकि बच्चा उनके बारे में डिटेल से बता सके, जिसके मैनी पॉसिबल आंसर्स हो। इसका रीजन क्या है? पर्पज होता है इसका डेवलप थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए और बच्चा और ज्यादा थिंकिंग करे। एग्जाम्पल है, वाई डिड अशोका अडोप्ट बुद्धिज्म, अशोका ने बुद्धिज्म अडोप्ट क्यों किया। तो उसके अंदर वो बच्चा सोचेगा कि अशोका कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसने बुद्धिज्म अपनाया क्यों, बहुत ज्यादा चीजें सोचेगा। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर सकता है बच्चा और लॉजिक भी लगाएगा इसमें, तो इसमें डेवलपमेंट बच्चे का बहुत ज्यादा होगा। डीपिंग थॉट, डीपिंग थॉट सोच का गहरा करना। मेन कोज तो ये मेन रीजन तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा डीप थॉट करे। प्रॉब्लम प्रोबिंग क्वेश्चन करेगा, खोजपूर्ण प्रश्न पूछेगा जिसमें बच्चा सर्च करेगा इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। आस्क आफ्टर ए स्टूडेंट आंसर, मतलब ये पूछा जाना चाहिए बच्चे से या फिर बच्चे को कि क्वेश्चन का आंसर बता रहा है बच्चा, उसके बाद बच्चे से पूछा जा सकता है एज ए टीचर, व्हाट डू यू थिंक सो, कैन यू एक्सप्लेन। टीचर ये पूछेगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो और आप एक्सप्लेन करो। तो इससे और ज्यादा बच्चा सोचेगा, उसके बारे में डीप थिंकिंग करेगा। तो यही पर्पज है इसका। गोल होगा वोल्ट मेक चिल्ड्रन थिंक डीपर, चिल्ड्रंस को मतलब डीप सोचने के लिए मजबूर करना, इसका मेन कोज है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछने का रीजन भी है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस हो कि अपने या फिर बच्चे को इस चीज से रिलेटेड कितनी समझ हो चुकी है, बच्चे को ये समझ में आ सकता है। स्टूडेंट थिंक अबाउट देयर ओन लर्निंग, इसमें बच्चा अपनी लर्निंग के बारे में सोचेगा कि उसने इस टॉपिक से या इस क्लास से क्या चीजें सीखी है। वट एग्जाम्पल है, वट डिड यू लर्न टूडे, आपने आज लर्न क्या किया। एंड वट वाज डिफिकल्ट, कि आपको इसमें डिफिकल्ट क्या लगा। तो उसमें बच्चा अपने बारे में सोचेगा कि मैं ये चीजें नहीं समझ पा रहा हूं या फिर मैंने ये सारी चीजें सीख लिया, तो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा। तो ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कहलाएंगे।
द कैटलिस्ट, व्हाट टाइम, मतलब समय का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछने के बाद कितने समय में आपको उसका आंसर मिलना चाहिए और किस तरीके का आंसर मिलेगा, वो भी टाइम पर डिपेंड करता है। तो टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकंड होता है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम है जिसमें मतलब जल्दी भी होती है, मेमोरी बेस्ड आंसर होते हैं जिसमें जैसे क्लोज आंसर है ना, जिसमें फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, उनके लिए 1 सेकंड एवरेज है आंसर देने का। 1 या 2 सेकंड में बच्चे को अगर पता है तो बच्चा बता देगा 1 से 2 सेकंड। वहीं 3 से 5 सेकंड तक इफेक्टिव वेटिंग है, जिसमें बेटर आंसर बच्चा देता है एंड मोर पार्टिसिपेशन, और ज्यादा पार्टिसिपेट करता है और डीप थिंक करता है बच्चा। डीप थिंक करने के लिए ज्यादा समय देना आवश्यक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, 3 से 5 सेकंड भी बहुत इनफ हो जाता है, जिसमें बच्चा उसी चीज के बारे में थोड़ा अच्छे से सोच सकता है और ज्यादा अच्छा आंसर दे सकता है। लोंगर वेट टाइम ड्रामेटिकली प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जितना ज्यादा उसको समय मिलेगा सोचने का। तो ज्यादा हलचल नहीं मचानी, ज्यादा रश नहीं करना, हड़बड़ी नहीं मचानी है। क्वेश्चन देने के बाद, बोलने के बाद, जिसमें बच्चा डीप थिंकिंग करके 3 से 5 मिनट, 3 से 5 सेकंड का वेट करना है हमें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इवैल्यूएशन, ब्लूम के वर्गीकरण का विकास। ब्लूम ने मतलब कैसे बताया है कि बच्चा डेवलपमेंट कैसे करता है, फिर बच्चे की लर्निंग कैसे होती है। तो उन्हीं स्टेप को एक एक करके आज हम पढ़ेंगे कि नॉलेज, जब बच्चे को नॉलेज होगी उसके बाद ही बच्चा याद कर पाएगा, याद करेगा उसके बाद चीजों को अंडरस्टैंड करेगा कंप्रिहेंशन करके, एंड फिर अप्लाई करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद इवेलुएट करेगा चीजों को जो जो उसने पढ़ा है, एंड लास्ट में वो चीजें क्रिएट करेगा। तो ये सभी चीजें आज हम पढ़ेंगे। द कॉग्निटिव स्टेयर के संज्ञानात्मक सीढ़ी, जिसमें ये 6 स्टेप रहेंगे, रिमेंबर करेगा, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। तो बच्चा लोअर टू हायर थिंकिंग करेगा, ये 6 स्टेजेस होगी। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लेवल है रिमेंबर, याद रखना, चीजों को याद रखेगा, एंड मीनिंग इसका होगा रिकॉलिंग बेसिक फैक्ट, बेसिक फैक्ट्स को बच्चा याद रख सकता है, जिसमें कि जैसे लिस्ट, किसी का नाम आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना किसी चीज को, तो ये सब चीजें तो याद रख सकते हैं। एग्जांपल, नेम ऑफ द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या कौन कौन से प्लेनेट है, उनके नाम याद रखना। तो ये चीजों को याद रखना सबसे पहला स्टेप यही होता है। इसमें बच्चा मतलब पहले लेवल पे तो बच्चा याद ही रख सकता है चीजों को। उसके बाद थिंकिंग डेवलप कैसे होगी, उसके बाद अंडरस्टैंड, पहले याद करेगा चीजों को और उसके बाद फिर समझ बैठेगी, एक्सप्लेनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट क्लियरली। सबसे बेसिक लेवल है कि चीजों को याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पे बच्चा उनके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है, एक्सप्लेनिंग आइडिया एंड कॉन्सेप्ट क्लियरली, कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझा पाता है। नॉलेज मतलब सॉरी कीवर्ड्स है, जैसे डिस्क्राइब करना किसी चीज को, समराइज करना, कंपेयर करना या फिर डिस्कस करना, जिसमें डिस्क्राइब करता है उसके बारे में बताता है, समराइज करता है, बड़ी स्टोरी को छोटे में समराइज कर देगा, कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा, या फिर डिस्कस करेगा उसके बारे में बाकी बच्चों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ या टीचर के साथ। तो इससे भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। तो सबसे पहले उसमें तो अंडरस्टैंडिंग कुछ होगी नहीं, जिसमें केवल याद रख रहा है, उसमें तो बच्चे को केवल एक तरीके से चीजें रटी गई है, रटाई गई है। तो ये तो पहला लेवल था, लेकिन दूसरे लेवल में आते आते बच्चे को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता, बच्चा चीजों को समझने लग जाता है। एंड एग्जाम्पल है एक्सप्लेन वाई द सीजन चेंज, सीजन चेंज क्यों होते हैं इस तरीके के, या सुनामी क्यों आती है, ये इसमें बच्चा सोचने लग जाता है। अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चे में, समझ होगी, तभी इनके आंसर्स दे पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे अप्लाई करेगा, लागू करना, अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। मीनिंग यूजिंग नॉलेज इन न्यू प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो अप्लाई करेगा, उसने नॉलेज तो ले ली, सबसे पहले उसने नॉलेज ली और उसके बाद उसने उस नॉलेज को क्या किया, समझा, अंडरस्टैंड किया। पहले तो रटी चीजें, पहले तो उसने याद की, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आई बच्चे में, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अंडरस्टैंडिंग आ गई, बच्चे को समझ आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो अंडरस्टैंड करेगा रियल लाइफ में, रियल लाइफ से चीजों को जोड़कर करेगा। सो एंड सोल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट या फिर कैलकुलेशन, जैसे सोल्व करेगा प्रॉब्लम को, यूज करेगा जो भी मतलब अपने उसका नॉलेज है, जो भी उसको ज्ञान है उसको यूज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, दिखाएगा, एंड कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन भी करेगा। इसके बाद ये हो सकता है तो अप्लाई करेगा चीजों को, जैसे मैथमेटिक्स आ गई तो कैलकुलेट करना सीखेगा बच्चा। एग्जाम्पल, यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू सोल्व दिस रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम जो उसके सामने दिख रही है उसके, उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा बच्चा। तो अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा थर्ड लेवल पे। फोर्थ लेवल पे एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, जैसे इसका मीनिंग होगा ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट टू सी रिलेशनशिप। विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा, तो उसमें ना ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में,
पूरी प्रॉब्लम को पहले सोचेगा बच्चा कि इसको मैं छोटे छोटे स्टेप में कैसे सोल्व कर सकता हूँ, पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, एट द एंड मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, डिफरेंशिएट करेगा बच्चा, डिफरेंशिएट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, और कैटेगराइज कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी चीज को। तो ये हो गया। इसमें एग्जांपल है, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होगी और डिक्टेटरशिप क्या होगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उन सभी को स्टेप बाय स्टेप लिख लेगा। उसके बाद डिक्टेटरशिप क्या होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप लिखेगा। तो दोनों के फायदे किसमें क्या है, किसमें क्या नुकसान है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करता हुआ चलेगा, कि ऐसा नहीं है कि कभी कुछ बता रहा कभी कुछ, तो चीजों को एनालाइज करेगा। थर्ड लेवल पर, सॉरी फिफ्थ लेवल पर इवेलुएट करेगा, मूल्यांकन करेगा कि उसमें क्या चीजें सही है गलत है, तो इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सभी चीजें। मीनिंग मेकिंग जजमेंट करेगा, देखा। एंड सपोर्टिंग ओपिनियंस विद एविडेंस, एविडेंस को देखेगा, उसके बाद या एविडेंस देखेगा, या फिर क्या क्या चीजें सपोर्ट इसकी ओपिनियंस है, सभी के ओपिनियन सुनेगा, एविडेंस देखेगा, उसके बाद चीजों को जज करेगा बच्चा। तो जज करे, कीवर्ड्स है जज, क्रिटिसाइज, जस्टिफाई या डिफेंड करेगा किसी को। विच एनर्जी सोर्स इज बेटर फॉर द फ्यूचर, गिव रीजंस, इसमें बच्चा रीजन भी देगा। तो इसमें ना इवेलुएट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, जजमेंट कर रहा है कि ये चीज ठीक है नहीं है, फ्यूचर के लिए जो चीज अच्छी है वो कैसे अच्छी है, उन सभी को जज करेगा। सारी मतलब फैक्चुअल देखेगा, फैक्ट्स देखेगा, सपोर्ट ओपिनियंस सुनेगा। तो उस फिफ्थ नंबर पर ये करेगा। लास्ट में बच्चा आकर क्रिएट करेगा, निर्माण करेगा। क्रिएट करेगा क्या, प्रोड्यूसिंग समथिंग एंटायरली न्यू, मतलब बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, सभी न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होगा। सबसे बिलो लेवल क्या था हमने पढ़ा, जिसमें चीजें केवल याद कर रहा बच्चा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हो गई, फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया बच्चे ने जो उसके अंदर नॉलेज बनी, फिर एनालाइज कर रहा है, ब्रेक कर करके चीजों को सोल्व करना सीख रहा है, फिर उसके बाद इवेलुएट कर रहा है, जज कर लेता है चीजों को कि ये अच्छी है ये गलत है, जजमेंट उसके अंदर आ जाती है। कैसे आती है, ओपिनियन सुनता है और एविडेंस के भी हाथ पर। लास्ट में आ जाता है निर्माण करता है, अलग अलग तरीके की नॉलेज को मतलब खुद ब खुद डेवलप करता है बच्चा कि ये ऐसा हो सकता है। डिजाइन करेगा बच्चा, इन्वेंट करेगा, कंपोज करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, अलग अलग नॉलेज जो उसके सामने नहीं थी लेकिन उसने अपनी नॉलेज के बिहाफ पे वो चीजें बता दी सोसाइटी को या फिर डेवलप कर दी। डिजाइन ए पोल्यूशन कंट्रोल कैंपेन फॉर योर सिटी, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके लिए कैंपेन डेवलप करो अपनी सिटी के लिए। तो उसमें बच्चा जो उसके पास नॉलेज है, ये कहीं पढ़ाया थोड़ी ना गया बच्चे को, उसके पास जो नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें क्रिएट कर रहा है। तो यही थे। अब आ जाते हैं होट्स पर। होट्स क्या होते हैं, HOTS, होट्स, ये एग्जाम्स में भी टर्म आती है काफी बार। हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चा कैसे करता है, तो जैसे कॉन्सेप्ट होता है थिंकिंग बियॉन्ड मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन से ज्यादा या फिर आगे बढ़कर चीजों को सोचना। एग्जांपल ये लेते हैं, व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन ऐसा क्वेश्चन ना देने की बजाय, इंस्टेड ऑफ लोड मतलब व्हाट इज पोल्यूशन ऐसा क्वेश्चन देने की बजाय इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सजेस्ट 3 प्रैक्टिकल वे टू रिड्यूस पोल्यूशन इन योर सिटी। तो इसमें बच्चा क्या क्या करेगा, एनालाइज करेगा, इवेलुएट भी करेगा, चीजों को थिंक भी करेगा। तो वही पीछे वाली चीजें, लास्ट 3 चीजें करेगा बच्चा, ये 3 लेवल करेगा। होट्स उसे बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्रिटिकल वर्सेस क्रिएटिव, आलोचनात्मक और संरचनात्मक सोच। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाती है। तो थिंकिंग लॉजिकल, क्रिटिकल, सबसे पहले क्रिटिकल पे आते हैं। क्रिटिकल में थिंकिंग करेगा बच्चा, लॉजिकली सोचेगा, एंड एक्सेप्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, फैक्ट देखेगा, लॉजिकली सोचेगा उस डाटा के बारे में। क्वेश्चन, एविडेंस और ड्रॉइंग कंक्लूजन, क्वेश्चंस को देखेगा, एविडेंस को देखेगा और उसके बाद कंक्लूजन बताएगा। टीचर्स का रोल क्या होगा इसमें, आस्क व्हाई, एनकरेज डिबेट्स, मतलब टीचर का रोल ये होगा कि वाई पूछना, ये क्यों हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मतलब बच्चा ज्यादा सोचेगा, क्रिटिकल होगा, थिंक करेगा और ज्यादा डीपली जाकर चीजों को सोचेगा। एंड एनकरेज डिबेट, डिबेट्स को बढ़ाएगा कि इसमें बच्चे से ज्यादा चीजें पूछी जाएगी, बच्चा भी उसका आंसर देगा। तो उसमें बच्चा थिंक करेगा क्रिटिकली, ज्यादा डीपली जाकर चीजों को सोचेगा। बच्चे और टीचर में या फिर दोनों पीयर ग्रुप में, दोनों बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बातें होगी, डिबेट होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे को नॉलेज मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू आइडिया एंड सॉल्यूशन। इसमें जैसे कि आप सभी को पता है क्रिएटिव बच्चा क्या होता है,
क्रिएटिव में ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग बच्चे के अंदर आती है, नई नई आइडिया बच्चा खुद ब खुद सोचने लग जाता है। टीचर का रोल क्या होगा? टीचर क्या कह सकता है? स्टोरी राइट करने के लिए स्टोरी लिखेगा बच्चा, तो उसमें अपने आइडिया लिखेगा, अपनी सोच लिखेगा, किसी और के द्वारा बताई गई चीजें थोड़ी ना लिखेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकता है जिसमें बच्चा खुद ब खुद प्रोजेक्ट बनाएगा। रोल प्ले भी करा सकते हैं जिसमें बच्चे के अंदर और ज्यादा अच्छाई या फिर मतलब और ज्यादा एबिलिटीज उभर कर सामने आएगी और ज्यादा क्रिएटिविटी दिखेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मॉडल मेकिंग, या फिर ऐसे ऐसे मॉडल बनाओ जिसमें बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करे और ज्यादा चीजें सोचे, तो क्रिएटिविटी इससे बच्चे के अंदर उभरती है, आती है। तो ये था इन दोनों के में डिफरेंस। रीथिंकिंग फेलियर, रीथिंकिंग फेलियर, विफलता पर पूर्ण विचार करना कि बच्चा फेल क्यों हो रहा है उसके बारे में सोचना जरूरी है ना। तो वो सभी चीजें मतलब बच्चे सोचते तो है, द ओल्ड मिथ, पुराने मिथ भी है, और आजकल असलियत है क्या उसकी, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। कि मिथ तो ये है कि चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे लैक इंटेलिजेंस, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए बच्चा फेल हो रहा है। तो यही कहा जाता है आजकल हर किसी के घर में भी कि आप पढ़ते लिखते हो नहीं, आप इंटेलिजेंट ही नहीं हो, आप में दिमाग ही नहीं है। तो ये चीजें बोली जाती है, ये है मिथ। बट मॉडर्न ट्रूथ असलियत में है क्या, घर वालों को भी ये चीजें दिखा सकते हो आप। चिल्ड्रन फेल ड्यू टू लर्निंग बैरियर, लर्निंग के बैरियर्स होते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसके बहुत ज्यादा कोशिश हो सकते हैं। आप ज्यादा एनर्जी या फिर ज्यादा टाइम किसी और चीज में लगा रहे हो पढ़ाई की बजाय, अगर आप पढ़े हो उसके बाद आप पास नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। that teachers can identify and solve, टीचर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, और काउंसलर की भी हेल्प ली जा सकती है या फिर पेरेंट्स की भी हेल्प ली जा सकती है कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा, उसका मेन कोज पता लगाना है। तो वही है आज असल में सोचे तो फेल होने का रीजन ये है बच्चों का कि बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है या फिर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। अगर आप पढ़े और सही तरीके से पढ़े, सही स्ट्रेटेजी अपनाए, सही मेथड अपनाए, सही जगह से भी पढ़े, तो उसके बाद आप पास अवश्य होंगे। मिस्टेक आर डायग्नोस्टिक टूल्स, नोट साइन ऑफ लो आईक्यू, मतलब मिस्टेक हो रही है तो फिर उसको मतलब मेथड चेंज करने की आवश्यकता है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की आवश्यकता है। साइन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर आईक्यू लो है। तो ये मिथ था और ये मॉडर्न ट्रूथ। कॉग्निटिव बैरियर, संज्ञानात्मक बाधाएं क्या है, कॉग्निटिव या सोच या फिर समझ, इसमें बाधा क्या आ रही है याद करने में। डायग्नोस्टिक व्हील, कॉन्सेप्चुअल गैप, सबसे पहले मतलब कॉन्सेप्चुअल गैप ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बच्चे को उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो उससे आगे बढ़ जाता है टीचर, तो बच्चा उससे पीछे रहता चला जाता है। मेमोराइजिंग आंसर, चीजों को मेमोराइज किया जाता है, मेमोराइज मतलब रटना, चीजों को रटा जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ विकसित किए चीजों को रटाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी गलत है, यही बैरियर है कि बच्चा मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा बच्चे का, या फिर बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा। मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, मिसकंसेप्शन भी होते हैं बच्चों के अंदर, या फिर जो चीजें उन्हें रटा दी गई, बता दी गई वही चीज ठीक है, मतलब उसके अलावा और कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। इनकरेक्ट प्रायर नॉलेज, पिछली नॉलेज भी इनकरेक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले पढ़ लिया वही ठीक हो सकता है कि उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन की जा सके। कॉग्निटिव ओवरलोड, कॉग्निटिव ओवरलोड भी होता है काफी बार बच्चों पे, टू मच इंफॉर्मेशन, ओवरवेलमिंग वर्किंग मेमोरीज, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे दी जाए थोड़े समय में, जैसे बच्चे को एक क्लास में इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाए, इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाए कि बच्चे हर चीजें याद नहीं कर पाता। बच्चे को पढ़ाया जाए, मतलब लिमिटेड पढ़ाया जाए, उसके सिलेबस या करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, और अंडरस्टैंडिंग या फिर मेथड अच्छे अपनाए जाए ताकि बच्चे में लॉन्ग टर्म के लिए वो मेमोरी रह जाए। बैड मेथड से भी बचना है, बैड मेथड भी यही तो बैरियर है कि टीचर्स भी अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, रटवा कर पढ़ाते हैं, चीजों को रटना है ही नहीं। वन टीचिंग मेथड डज नॉट फिट ऑल, एक टीचिंग मेथड अपनाएंगे, केवल लेक्चर मेथड, आएंगे क्लास में, बुक ओपन करेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, ये चीजें गलत है। उनको बोलो कि हमें और काफी चीजें प्ले विद, मतलब खेल के थ्रू या स्टोरी के थ्रू या फिर और तरीके से डिबेट कराए चीजों के बारे में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज में ज्यादा अच्छे से होगी। मस्ट यूज वेरिएड स्ट्रेटेजीज, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी और अपनाने की आवश्यकता है इन बैरियर्स को दूर करने के लिए। इमोशनल एंड एक्सटर्नल बैरियर, भावनात्मक और बाहरी बाधाएं, भावनात्मक भी बाधाएं होती है, बाहरी बाधाएं भी होती है, वे दो तो हमने पढ़ ली अभी, मतलब चार बाधाएं तो हमने पढ़ ली कि कॉन्सेप्चुअल गैप भी बन जाता है, मिसकंसेप्शन भी होता है, कॉग्निटिव ओवरलोड भी कर दिया जाता है, और बैड मेथड्स भी होते हैं।
गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। फिर लो मोटिवेशन, इमोशनल में आ जाते हैं। लो मोटिवेशन, मोटिवेट भी नहीं किया जाता काफी और बच्चों को कि ठीक है रोज आ रहे हो उसी तरीके से पढ़ रहे हो वैसे ही लाइफ चलती जा रही है। नहीं, मोटिवेट भी करना चाहिए ना बच्चों को, साथ साथ मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, मतलब कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए बच्चे को। और पनिशमेंट तो है ठीक है, पनिशमेंट से बचने के लिए वो बच्चा करता है, लेकिन रिवॉर्ड भी साथ साथ में आवश्यक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इस वजह से इंटरेस्ट कम होता चला जाता है बच्चे में, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, आगे आके बोलेगा ही नहीं बच्चा। बच्चे को कुछ फायदा हो, जैसे अच्छे ग्रेड का लालच दिया जाता है या फिर मतलब तारीफ की जाती है, प्रेज किया जाता है, तो उससे बच्चा मोटिवेट होता है। नीड रियल लाइफ कनेक्शन, रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके अगर चीजों को पढ़ाओगे आप कि उसके आजकल में लाइफ में जो चल रहा है उससे चीजों को जोड़कर आप एग्जाम्पल दोगे तो बच्चा मोटिवेट रहेगा और अच्छे से समझेगा। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर भी आजकल ये बनता जा रहा है कि मतलब लैंग्वेज ऐसा भी होता है काफी बार बच्चे को सारी चीजें इंग्लिश में बताई जा रही है, बच्चे को आती है हिंदी, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर बन गई, उसको वो चीजें समझ ही नहीं पा रहा, तो दोनों लैंग्वेज का यूज करे उस जगह पर। या फिर बच्चे की मदर टंग में भी काफी बातें बताई जा सकती है, अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा, बच्चे में आईक्यू तो है, दिमाग तो है, लेकिन बैरियर कई बार लैंग्वेज का बन जाता है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी डिफिकल्टी आ जाती है। इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर पर आ जाते हैं भाई, स्ट्रेस भी होती है काफी, और बच्चे को फियर भी होता है, और फेलियर का, जैसे बच्चा फेल हो जाए उसका भी डर रहता है, स्ट्रेस भी होती है एग्जाम से पहले, तो उसमें काउंसलर भी आपकी हेल्प कर सकता है। एंड अनसेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी काफी बार ऐसा बना दिया जाता है कि आपस में लड़ना झगड़ना या फिर कंपटीशन की भावना आ जाती है बच्चों में कि मेरे नंबर कम है, अच्छा कम है आ रहे हैं, तो फिर बच्चा अंदर ही अंदर स्ट्रेस फील करने लग जाता है। बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, उस बच्चे ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की होगी उस चीज में, तो इसलिए उसी चीज में बच्चा ज्यादा आ गया है, और आपने किसी और चीज में ज्यादा मेहनत की है, तो हो सकता है किसी चीज में आपने कम भी मेहनत की हो, तो थोड़ा बहुत नंबर ही तो है, नंबर से कुछ कभी स्ट्रेस लेनी नहीं चाहिए। तो इमोशनल फैक्टर भी काफी बार आ जाते हैं बच्चों के अंदर। लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी, ये सभी चीजें भी हो सकती है, तो वो डिसेबिलिटीज है, उसके बिहाफ पे भी काफी बार बच्चा पीछे हट जाता है। डिसलेक्सिया, एडीएचडी, स्ट्रगलिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस से मेन स्ट्रीम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कुछ किसी ना किसी रीजन से बच्चा पीछे हट जाता है, तो उससे भी बच्चा मतलब अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, स्ट्रेस में आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर हो जाता है बच्चे के अंदर, तो ये सारी चीजें आ जाती है, तो ये सभी भी बैरियर्स है हमारे सामने। टीचर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर अब क्लास में, क्योंकि है तो बच्चा इंपॉर्टेंट लेकिन टीचर का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर ही उनको फैसिलिटेटर है, टीचर एज फैसिलिटेट करता है उनको ज्यादा सारी सर्विसेज। तो स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए टीचर का रोल क्या होगा? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, गिव वेट एंड टाइम। सबसे पहले मैंने बताया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोच सके, और टाइम कितना देना? 3 से 5 सेकंड तक का। एंड द ब्लूम टैक्सोनॉमी में प्लानिंग करेंगे, जैसे हमने बताए 6 स्टेप बताए, उन स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। लास्ट के वे 3 स्टेप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पहले 2-3 स्टेप मतलब उन स्टेप से नॉलेज तो मिलती है लेकिन कम नॉलेज मिलती है, उससे अगले स्टेप में उससे ज्यादा नॉलेज मिलती है। फिर इस तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजों को समझना, फोकस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बच्चे में बनाना, रटवाना नहीं है चीजों को। एंड क्रिएट एंड इंक्लूसिव फ्री फियर फ्री स्पेस, फियर फ्री स्पेस होगा, बैरियर फ्री बच्चा फील करेगा, उसके बाद ही सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, और यही होगा टीचर का रोल। वन लाइन रिवीजन, अब रिवीजन पर आ जाते हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह, फैक्चुअल केवल वन लाइनर क्वेश्चन की बजाय वैसे क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चा एक्सप्लेन ज्यादा करे, इससे बच्चे की डीप लर्निंग होगी विकसित। वेट टाइम 3 से 5 सेकंड का हम वेट करेंगे ताकि बच्चा ज्यादा सोच सके और अपने आंसर को इंप्रूव कर सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी का ऑर्डर ये भी याद रखेंगे, पहले रिमेंबर करेगा, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर अप्लाई करना सीखेगा, एनालाइज करेगा चीजों को, इवेलुएट करेगा, आखिर में क्रिएट करेगा अपने खुद ब खुद आंसर्स को। तो ये सभी चीजें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर इनको याद रख सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप। होट्स क्या होता है कि इन्हीं चीजों को, ये लास्ट की 3 चीजें, क्रिएट, इवेलुएट और एनालाइज, इन तीनों चीजों के थ्रू बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होती है। और फेलियर
फेलियर बच्चा क्यों कहलाता है, बच्चा फेल होता क्यों है, उसके रीजंस के बारे में भी आज हमने बातें की। तो और उसमें सुधार हम कैसे ला सकते हैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, हम अपने आप में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।